चलिए, इंडिया के मैप के अंदर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपने या तो पहले ही ज्योग्राफी के अपने नोट्स में ऐड किया होगा, लिखा होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ यहाँ पे मैप में ड्रॉ की गई होंगी। ठीक है, जो ड्रॉ की गई हैं उनको बस आप चाहो तो अपने नोट्स में एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, या फिर इन्हीं नोट्स को देख करके इंडिया के मैप कुछ खरीद लेना, या फिर इस तरीके के ब्लैंक मैप्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप प्रिंट करा लेना और उसमें इन चीज़ों को ऐड कर लेना। ठीक, ये जो पॉइंट दिख रहा है सबसे ऊपर में, इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु, वैसे ही इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु, उसी तरीके से भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु, इनका क्या क्या नाम है और किस अक्षांश या देशांतर को ये रेखांकित करते हैं। ठीक, क्या प्रश्न क्या था कि भारत की जो भौगोलिक सीमा है ये किन अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के बीच है। अक्षांश और देशांतर तो पता है ना, खड़ी लकीर, आड़ी लकीर। आड़ी लकीर क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको क्या कहेंगे? देशांतर। और जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको, सॉरी, जो आड़ी लकीर हैं जो कि वर्टिकल हैं, या सॉरी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की तरफ, इनको क्या कहेंगे? अक्षांश या देशांतर? अक्षांश। अच्छा, एक ये प्रश्न भी आपने पढ़ा है या सुना है क्या कि मान लीजिए भारत के किसी बिंदु पर आपको समय की गणना करनी है, जैसे कि यहाँ पे 82.5 डिग्री जो कि भारत को दो भागों में बांटता है। ठीक, यहाँ पे समय की गणना करनी है। ये समय का गणना आपने पढ़ा या सीखा है क्या कि किस तरीके से कहाँ समय की गणना की जाती है? सर पढ़ाए थे ना। 1 डिग्री का जब डिफरेंस आता है, 1 डिग्री किस हिसाब से? 1 डिग्री देशांतर में जब डिफरेंस आता है तो कितने समय का डिफरेंस आ जाता है? दो देशांतरों के बीच में कितने समय का डिफरेंस आता है? 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके पूर्व या पश्चिम की तरफ, पूर्व या पश्चिम कहाँ से? 0 डिग्री से। 0 डिग्री कहाँ पड़ता है? 0 डिग्री देशांतर कहाँ पड़ता है? ग्रीनविच नाम सुना है आपने? ग्रीनविच में, वहां से समय की गणना करेंगे आप। 0 डिग्री ग्रीनविच से लेकर के आपके 82.5 अंश, ये पूर्व या पश्चिम की तरफ है। भारत में जो जा रहा है 82.5 अंश, ये पूर्व है या पश्चिम है? पूर्व है। ठीक, 82.5 अंश पूर्व की तरफ है, मतलब जो ग्रीनविच की बात कर रहे हैं वो इस तरफ कहीं पे होगा। ठीक है, इस तरफ कहीं पे होगा आपका 0 डिग्री लाइन। इससे पूर्व की तरफ हम जाते जाएंगे तो ये 82.5 अंश देशांतर रेखा पड़ेगा जो कि भारत से होकर के गुजरता है। ठीक, तो अगर मान लो आपको समय की गणना करनी है तो आपको सिंपल से कैलकुलेशन क्या याद रखना है? जितने डिग्री देशांतर कवर करेगा उसको मल्टीप्लाई क्या करना है? 4। 4 मिनट से उसको गुणा कर देना है, और इस प्रकार आपका समय निकल जाएगा कि कौन सा देश कौन से देश का समय कितना आगे या पीछे होगा उस 0 डिग्री से। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन आपने पढ़ा होगा, या फिर आपको अगर डाउट होगा तो आप क्लास के बाद इसको पूछ सकते हैं कि किसी जगह पे समय की गणना कैसे की जाती है। ठीक, हम यहाँ पे भारत की मैप के डिस्कस कर रहे थे, और भारत के मैप में जो बेसिक प्रश्न बनते हैं उनको हम देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है। दक्षिणी बिंदु में भी दो प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो है कि भारत के मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि आपके श्रीलंका के पास, या कहे कि तमिलनाडु में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे बिंदु है, इसको मानते हैं। और एक प्रश्न बनता है कि भारत की पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। पूरे भारत कहने का मतलब है कि वहां पे ये जो यहाँ पे कुछ द्वीप समूह हैं, क्या नाम है इनका? ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, क्या नाम है इनका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो है वो इस लाइन से भी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मुख्य भूमि है इससे भी थोड़ा सा नीचे आते हैं, और इसको एक अलग तरीके से आप दक्षिणी बिंदु मान सकते हो पूरे भारत का। मुख्य भूमि की बात की जाए तो सिर्फ यहाँ पर ये जो तमिलनाडु है इसमें ये जो लास्ट पॉइंट है, केप केमोरिन भी कहा जाता है इसको, यहाँ पे एक दक्षिणी बिंदु माना जाता है, और इससे थोड़ा सा और नीचे पूरे भारतवर्ष का एक दक्षिणी बिंदु आता है यहाँ पे, जो कि ग्रेट निकोबार के आसपास है। ठीक, तो अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं।
देखिए भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए, ये लोकेशन आपको विजिबल है 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक, ये है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट। किस राज्य से होकर के गुजरता है? किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। इसमें कुछ भी नोट मत कीजिएगा, ये सारा मैप आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश के किस जगह से, किस लोकेशन से बिलोंग करता है? ये जो दक्षिणी सबसे पूर्वी बिंदु है, एक लोकेशन का नाम तो दिया आपको वालांगू, इसका एक और कोई नाम पता है आपको? एक नाम जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, वालांगू, या एग्जाम में आपको एक नाम मिल सकता है किबिथु। किबिथु, ठीक है, वालांगू या किबिथु, ये दोनों नाम आपके अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा को दर्शाते हैं, जो कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गुजरात की तरफ, गुजरात में सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास एक लोकेशन है सरक्रीक। ठीक, ये जो सरक्रीक है ये पूरे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक, उसके बाद में अगर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए 37 डिग्री 6 मिनट या 60 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे ये जो इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहाँ पे? ये जो आपका पाकिस्तान वाला आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है, जो कि ये कौन सा देश है आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और आपका जम्मू कश्मीर से लगा हुआ जो हिस्सा है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको कहा जाता है इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास। ठीक, लास्ट में ये जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु को मार्क करते टाइम पे ध्यान रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि लिखा हुआ है या सिर्फ भारत लिखा हुआ है। सिर्फ भारत कहने का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि पूरे भारत देश का या पूरे भारतवर्ष का, जिसमें कि ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार वाला हिस्सा भी शामिल है। और सिर्फ भारत की मुख्य भूमि कहने का मतलब है कि वो सिर्फ तमिलनाडु तक का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक, अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहाँ पे है? आज तमिलनाडु में कौन से लोकेशन पे? कन्याकुमारी, या इसको केप केमुरिन भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में ये जो लोकेशन है आपका अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी हिस्से में, जो कि ग्रेट निकोबार के अंदर आता है, 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के ओवरऑल आपके बॉर्डर को दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे कौन से अक्षांश देशांतर के बीच में भारत की स्थिति है। ठीक, उसके बाद में एक लोकेशन की हम चर्चा कर रहे थे कि जहां से मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, मिसाइल्स या सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ये लोकेशन आप देख पा रहे हो क्या? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, या ये जो है श्रीहरिकोटा, ये किन दो राज्यों के बीच में है? किन दो राज्यों के बीच में है? ये कौन सा राज्य हो गया? ये तमिलनाडु। ये कौन सा राज्य है ये? अच्छा, आप लोग सबसे पहले तो मुझे राज्य बताते जाइएगा कौन कौन सा है। ये वैसे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड मैप है, ठीक है, क्योंकि इसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये ये जो हिस्सा है, ठीक है, कश्मीर का ही हिस्सा, जम्मू कश्मीर का, इसको क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। ये नाम सुना है आपने, अक्साई चीन? ये कौन सा हिस्सा है? जब पाकिस्तान ने आजादी के बाद में भारत पे आक्रमण करके ये वाला हिस्सा कब्जाया था ना, उस टाइम पे उन्होंने ये वाला हिस्सा भी कब्जा लिया था, जो कि बाद में उन्होंने चीन को दे दिया था। ठीक है, इसको कहा जाता है अक्साई चीन। ठीक है, वर्तमान में इस पे चीन का क्षेत्र है ये, पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया था। ठीक, उसके बाद में आपको ये भी पता है कि जम्मू कश्मीर जो कि ये पूरा हिस्सा है, उसको दो भागों में बांट दिया गया था और दो दो यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे। ठीक, ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर में आता है और बीच में एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसको कौन सा यूटी कहेंगे? कौन सा यूनियन टेरिटरी है ये? बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दो भागों में बढ़ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये दो यूनियन टेरिटरी बन गए थे। ठीक है,
लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब इसमें ये बताइएगा, ये तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, ये कौन सा राज्य है? हिमाचल। ये जो छोटा सा लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको लोकेशन ये प्रॉपर विजिबल है? हाँ, ये है आपका चंडीगढ़। ये है, नहीं दिल्ली एनसीआर ये है, ये हरियाणा है, हरियाणा से घिरा हुआ है दिल्ली एनसीआर। ये हो गया आपका यूपी, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और ये हो गया आपका गुजरात। यूपी के साइड में पूर्व की तरफ बिहार, उसके दक्षिण की तरफ झारखंड, उसके झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्व की तरफ जितने भी राज्य हैं उनको कहा जाता है सेवन सिस्टर्स या पूर्वोत्तर के राज्य। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ बाद में चलेंगे, पहले इसके नीचे जो राज्य हैं उनको देखिएगा। मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये आपका छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये राज्य तेलंगाना, इसके बारे में बताया आपने आंध्र प्रदेश, ये वाला कर्नाटक, ये यहाँ पे छोटा सा जो राज्य है गोवा, ये वाला तमिलनाडु, ये केरल। ठीक, उसके बाद में सेवन सिस्टर्स या जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें बताना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे ये जो एरिया छोटा सा पड़ता है जो कि एक नैरो सा सेक्शन है, जहां से होकर के भारत के बॉर्डर में रहते हुए आप पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे, इसको कहा जाता है चिकन नेक, चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है इसको। ये न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे जो चीन है, चीन भूटान को कर्ज देने की जब कोशिश करता है तो हमें ये डर रहता है कि कहीं चीन जो है वो अपने कर्ज के जाल में भूटान को फंसा लेगा, और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि पूरा भूटान जो है वो चीन के कब्जे में चला जाएगा, और उस टाइम के बाद में चीन जो है ये जो नैरो सा रास्ता है भारत से होकर के इस भारत के बाकी राज्यों में इन सेवन सिस्टर्स में जाने के लिए इसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ये कुछ किलोमीटर का ही एक रास्ता है जिसको कि ब्लॉक किया जा सकता है, और उसके बाद में भारत की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी इसके पूर्वोत्तर वाले राज्यों से। ठीक है, तो ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है डिफेंस के हिसाब से, भारत के रक्षा के हिसाब से ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और भारत इसको लेकर के काफी कंसर्न रहता है। ठीक है, उसको लेकर के काफी चिंता में रहता है। उसके बाद में ये जो स्टेट है ये आपका कौन सा हो गया? सिक्किम। उसके बाद में बताते जाइएगा, सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश। भूटान राज्य है या देश है? भूटान एक अलग देश है। ठीक, उसके बाद में ये हो गया असम, मेघालय, मेघालय के नीचे ये यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा के साइड में पूर्व की तरफ मिजोरम के ऊपर, मणिपुर के ऊपर नागालैंड। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हो गए आपके भारत के नॉर्थ ईस्ट के। उसके बाद में ये एक लाइन आप देख रहे हो पूर्व से पश्चिम की तरफ, इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री या कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो काउंट करके बताइएगा कि कितने राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान से होकर के, ध्यान दीजिएगा राजस्थान से होकर के भी ये रेखा जो है वो गुजरती है। एक हल्का सा पॉइंट जो है वो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, भोपाल आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये तीन हो गए। चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और सातवां हो गया आपका त्रिपुरा, आठवां हो गया कौन सा? मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के ये जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो पूछा गया प्रश्न है इस पॉइंट के बारे में, पीएससी वगैरह में आपने प्रश्न देखा है क्या
कि भारत की जो कर्क रेखा है, या सॉरी, कर्क रेखा और आपका जो 82.5 अंश देशांतर रेखा है, ये छत्तीसगढ़ के किस जिले से गुजरती है? छत्तीसगढ़ का लोकेशन याद करो अब। आपके उत्तर की तरफ कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहले तो आता है कोरिया। कोरिया के साइड में कौन सा है? सूरजपुर। फिर साइड में उसके बलरामपुर। तो तीन ही लोकेशन दिख रहे हैं जहां से होकर के गुजर सकता है, कोरिया या सूरजपुर या बलरामपुर। किस जगह से होकर के जाया जाता है? कहां से? क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था और उस ईयर में ये प्रश्न एलिमिनेट हो गया था, क्योंकि डेटा को लेकर के कुछ गड़बड़ी थी। चिप्स जो कि छत्तीसगढ़ की डिजिटल सेवाएं देखती है, चिप्स, उसके द्वारा ये क्लेम किया गया था कि ये जो लोकेशन है आपका सूरजपुर में पड़ता है करके। ठीक है, सूरजपुर उस टाइम पे ऑप्शन में दिया नहीं गया था, इस वजह से ये प्रश्न एलिमिनेट हो गया था। ठीक, तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में भी इसको याद रखिएगा कि कर्क रेखा और ये जो 82.5 अंश देशांतर है, ये छत्तीसगढ़ के किस स्पेसिफिक लोकेशन से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसका ज्यादातर सबसे सही जवाब अभी अभी वर्तमान स्थिति में होना चाहिए सूरजपुर। इसको नए बुक्स में इसको ऐड कर दिया गया है, सूरजपुर से होकर के ये पॉइंट गुजरता है। ठीक, उसके बाद में भारत के पड़ोसी देश, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो आपको ये बताना है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, बॉर्डर से लगे हुए कितने पड़ोसी देश हैं? कितने हैं? 5, 6, 7 या 8? कितने पड़ोसी देश हैं? आप एक बार यहाँ पे मैप में देख के काउंट करके बता सकते हो कितने पड़ोसी देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है? पांच? कितने? 7? हो गए कितने? 6, 7? कहां तक पहुंचा काउंट? 5, 6, 7 या 8? 7। श्रीलंका को नहीं गिनना है, प्रॉपर बॉर्डर नहीं शेयर करता उसके साथ। ठीक है, दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है जिसको आप दो नाम से जानते हैं, वहां पे देखेंगे। हाँ, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज के बारे में बात करना है। अगर आपने ये एक्रोनिम या एक शॉर्टकट सुना नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा। आपके किस चीज के बारे में? भारत के पड़ोसी देशों की सीमा के बारे में है। 55 से MBA, BA बांग्लादेश, CH चाइना, PN पाकिस्तान। ठीक, 55 से ये इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ठीक, ये हमारे लैंड बॉर्डर को शेयर करने वाले पड़ोसी देश हैं 55 से MBA। इसमें एक
क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि हमने 7 देशों के बारे में पढ़ा है। पाकिस्तान के बाद नेपाल छूट गया था, नेपाल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। 7 पड़ोसी देश हैं बचपन से एमबीए। सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा रेखा, अच्छा ये जो एक्रोनिम है वो घटते क्रम में है, ठीक है। सबसे बड़ी सीमा रेखा, उसके बाद छोटे होते हुए ए से अफगानिस्तान जो सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है बचपन से एमबीए। सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ, ठीक। वापस से मुझे एक बार बताइए क्या क्या है। बीए बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान एन से, नेपाल, उसके बाद एम से म्यांमार इस तरफ भारत के पूर्व की तरफ, बी से भूटान ये है, फिर ए से अफगानिस्तान, ठीक। अफगानिस्तान वैसे देखा जाए तो आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है, पर क्योंकि भारत इसको सोवरेन मानता है कि वो अपने पूरे अधिकार में मानता है भी इसको, इसीलिए हम इस पॉइंट को भी या इस देश को भी अपना पड़ोसी देश मानेंगे जो लैंड से लगा हुआ है, लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला, ठीक। तो ये था आपके 7 पड़ोसी देशों के बारे में बचपन से एमबीए। इसका एक शॉर्टकट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में ये जो पूरा एक आपका आइलैंड आइलैंड स्टेट है या आइलैंड यूटी है, द्वीप समूह जो है, इसको क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसको अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं है तो इसमें आपके प्रश्न कई बार गलत हो सकते हैं, और एक बार इसको आप समझ गए हैं तो इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। ये जो पूरा आइलैंड ग्रुप है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला है अंडमान आइलैंड ग्रुप और दूसरा है निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर 2 पार्ट हैं। सबसे पहला है अंडमान आइलैंड ग्रुप और ये जो सेकंड पार्ट है ये है निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक। अब इस अंडमान आइलैंड ग्रुप में भी काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, लेकिन 4 मेजर आइलैंड हैं, ठीक। 4 मेजर आइलैंड कौन कौन से हैं? इसका नाम यहां पे दिया गया है। इसका नाम इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, जब याद कर रहे हैं इसको इसी सीक्वेंस में याद करिएगा। सबसे पहले है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और उसके नीचे है लिटिल अंडमान। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और उसके नीचे है लिटिल अंडमान, ठीक। ये जो 4 आइलैंड हैं ये अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। उसके बाद में निकोबार द्वीप समूह के अंदर 2 मेजर आइलैंड ग्रुप हैं। एक को हम कहते हैं कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार, ठीक। पहला है कार निकोबार, दूसरा है ग्रेट निकोबार। अब इस पूरे आइलैंड का जो सीरीज है उत्तर से दक्षिण की तरफ वो बताते चलिएगा। सबसे ऊपर में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर उसके नीचे कार निकोबार और उसके नीचे ग्रेट निकोबार। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो हमने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार के अंदर ही आता है, ठीक है। वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि ये एक सुनामी आया था शायद 2009 के आसपास में, उसमें ये जो पॉइंट है वो वर्तमान में डूबा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट अब वहां पे विजिट नहीं कर सकते, वो डूब गया है एक बार जब इसमें आपका सुनामी आया हुआ था उस टाइम पे, ठीक। तो ये है उत्तर से दक्षिण की तरफ इस पूरे आइलैंड में मुख्य आइलैंड या मुख्य द्वीपों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके बाद में एक और प्रश्न बनता है कि ये जो आइलैंड ग्रुप है ये किस तरीके की चट्टानों से बना हुआ है। जो भारत के पूर्व की तरफ जो आइलैंड ग्रुप है आप जिसको कह रहे हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, वैसा ही एक और द्वीप समूह यहां पे किस नाम से जानते हैं इसको? नहीं, इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। इन दोनों द्वीपों का जब कंपेयर करोगे
तो आपको एक विशेष इसकी कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। वो ये है कि ये जो पूरी आपके अंडमान निकोबार आइलैंड वाली जो श्रृंखला है, ये उन्हीं चट्टानों से बनी हुई है जिनसे कि यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हिमालय। हिमालय के बारे में हम नेक्स्ट पीडीएफ में बात करने वाले हैं। यहाँ पे इसमें हम वापस आएंगे इस पीडीएफ में, पर फिलहाल इसका एक रेफरेंस मैं देना चाह रहा हूँ पहले पेज के लिए। हम जिस आइलैंड की बात कर रहे हैं, उस आइलैंड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो ये उन्हीं चट्टानों से या उन्हीं मटेरियल से बना हुआ है जिससे कि ये पूरा हिमालय निर्मित है। ठीक, हिमालय यहाँ पे भारत के पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके भारत के पूर्व की तरफ आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वहां तक, और उसके बाद में ये नीचे की तरफ बैंड नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और ये म्यांमार और भारत की सीमा रेखा निर्धारित करता है। यहाँ पे म्यांमार में जब ये पर्वत श्रेणी खत्म होती है, उसके बाद ये जो पर्वत है वो पूरी समुद्र में डूब जाती है, और इसी का एक विस्तृत रूप आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, ऐसा लग रहा है कि ये एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बीच में हमने स्किप कर दी, या बीच में वो लाइन मिट गया हो और नीचे फिर से वही लाइन कंटिन्यू है। ठीक, यही चीज यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस चट्टान से निर्मित है, तो ये उसी चट्टान से निर्मित है, उसी मटेरियल से बना हुआ है जिससे कि आपका पूरा हिमालय को कहा जाता है कि ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं, तृतीय क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बस ये चीज याद रखना है कि ये टर्शियरी चट्टानों से निर्मित है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टर्शियरी चट्टानों से निर्मित है जिससे कि पूरा हिमालय निर्मित है। दूसरी चीज, लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह उससे भिन्न कैसे है, तो इसकी खासियत क्या है, ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ, ये आपने सुना होगा, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि एक के ऊपर एक लेयर के तौर पे जमते जाते हैं, और बाद में ये एक चट्टान के रूप में कठोर शक्ल ले लेते हैं, और आगे चल करके ये जब पानी से ऊपर इनकी स्थिति दिखाई देने लगती है, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रवाल या मूंगा से बनी हुई चट्टान से बने हुए द्वीप समूह है। ये जो लक्षद्वीप है ये इसी तरीके के प्रवाल से निर्मित चट्टाने हैं। ठीक, तो इनमें एक बेसिक डिफरेंस ये है, भारत के पूर्व की तरफ जो आइलैंड है वो आपके हिमालय का हिस्सा है, हिमालय पर्वत श्रेणी से निर्मित जो पदार्थ हैं, जो मटेरियल है उसी से बना हुआ है, जबकि पश्चिम की तरफ जो आपके आइलैंड ग्रुप्स हैं वो इनसे प्रवाल भित्ति से निर्मित हैं। ठीक, वापस आइएगा इस वाले पॉइंट पे, इस लोकेशन पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में उत्तरी अंडमान के ऊपर, उत्तरी अंडमान के जस्ट ऊपर एक छोटा सा बिंदु आपको और दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको कहा जाता है कोको द्वीप, कोको आइलैंड। ये किसका हिस्सा है, ये म्यांमार का हिस्सा है। म्यांमार कहाँ पे है, ये है भारत के पूर्व की तरफ, ये जो पूरा हिस्सा है इसको कहा जाता है म्यांमार। ये जो कोको आइलैंड है ये म्यांमार का हिस्सा है, और म्यांमार का हिस्सा होने से समस्या नहीं थी, समस्या ये हो जाती है कभी कभी कि म्यांमार जो है वो इसे चाइना को लीज पर दे देता है। लीज पर जब दे देता है तो चीन जो है वो यहाँ पे अपने वाटर शिप्स या अपने जो जहाज हैं वो यहाँ पे डॉक करने लगता है, यहाँ पे उनकी आवाजाही बढ़ने लगती है, इससे भारत को खतरा होने लगता है। ठीक है, इसी वजह से सिर्फ ये न्यूज में रहता है कोको द्वीप किस देश का हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज जो इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पूछा जाता है वो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियों के बारे में है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम आपको मिलेंगे, एक है सैडल पीक, नारकोंडम, बैरन, ये कुछ पर्वतों के नाम हैं। ठीक, इनमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसको बस देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका सिंपल सा एक जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, सैडल पीक। ठीक, वन लाइनर फैक्ट है,
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ठीक, उसके बाद में 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। कौन से? अंडमान एंड निकोबार में ज्वालामुखी, कुछ ज्वालामुखी भी हैं, उनमें से एक ज्वालामुखी जो कि नारकोंडम के नाम से फेमस है और एक है बैरन के नाम से। ठीक, ये जो दोनों ज्वालामुखी है, इनके बारे में पूछा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो 2 नाम याद रखिएगा, एक है नारकोंडम और एक है बैरन द्वीप। उसके बाद में इसी अंडमान आइलैंड में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान आइलैंड में से सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप कौन सा, इस आइलैंड ग्रुप में से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ये जो सबसे सेंटर में मध्य अंडमान आपने पढ़ा, ये सबसे बड़ा द्वीप है किसमें? अंडमान, अंडमान आइलैंड ग्रुप में, अंडमान द्वीप समूह में ये सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये कहां पर लोकेटेड है? ये आपके दक्षिणी अंडमान में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां पे है? दक्षिणी अंडमान में लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। उसके बाद में ये जो पूरा आइलैंड ग्रुप था, अंडमान आइलैंड ग्रुप और निकोबार आइलैंड ग्रुप, इन दोनों को अलग करने वाली लाइन, इसका क्या नाम है? तो एक मैंने आपसे शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री 10 डिग्री अक्षांश के बारे में। इन दोनों द्वीप समूहों को पृथक करने वाली, अलग करने वाली लाइन कौन सी है? 10 डिग्री चैनल। ठीक, ये 10 डिग्री हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, भारत में जब नीचे की तरफ आप आ रहे हो तो ये यहाँ पे आपने देखा 8 डिग्री, उसके और नीचे चलेंगे, इसके और नीचे आएंगे तो ये लाइन हमको मिला 6 डिग्री, उसके और नीचे आते जाएंगे तो कहीं पे मिलेगा हमको 0 डिग्री। ये 0 डिग्री क्या है? जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं आप देखोगे कि नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर 6 डिग्री है, फिर उसके ऊपर 8 डिग्री है, फिर 10 डिग्री है, और ऊपर चलते जाएंगे तो हमको 23 डिग्री लाइन मिला। ठीक, उसके और ऊपर चलते गए तो हमको 37 डिग्री मिला, इसके और ऊपर चलते जाएंगे तो हमको कहां तक नंबर मिल सकता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री देशांतर जो है, देशांतर की संख्या कितनी हो सकती है? 1 से लेकर के 180 तक हमने पढ़ा। और क्योंकि पूर्व और पश्चिम की तरफ भी दोनों तरफ हम देशांतर पढ़ते हैं तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 360। 360 देशांतर, और अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 90 अक्षांश उत्तर की तरफ, और उसी तरीके से इस 0 डिग्री लाइन से दक्षिण की तरफ भी 90 अक्षांश है। तो ये ऊपर की तरफ 90 और नीचे की तरफ 90, ये हो जाते हैं 180। 180 कितने अक्षांश रेखाएं। तो इस 0 से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका जो नंबर है वो बढ़ते जाएगा। इस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा। 0 डिग्री, फिर 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, और उसके बाद में ये 23.5 डिग्री। यहाँ पे इस 10 डिग्री चैनल की बात हो रही थी। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पूरे अंडमान आइलैंड और पूरे निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को पृथक करने वाली एकमात्र लाइन है। ठीक है, ये पूरा अंडमान आइलैंड ग्रुप और ये पूरा निकोबार आइलैंड ग्रुप, इसको अलग करने वाली, इसको पृथक करने वाली लाइन का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद में आप इस आइलैंड ग्रुप में थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि ये जो ग्रुप है इसका नाम है लक्षद्वीप। किस तरह की चट्टानों से बनी हुई है? तो मूंगा चट्टानों से बनी हुई है, प्रवाल भित्ति से निर्मित चट्टान है। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कावारती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। किस तरीके की चट्टानों से बनी हुई है? प्रवाल द्वीप या मूंगा चट्टानों से बनी हुई है। एक फेमस क्वेश्चन एसएससी या व्यापम के लिए, एक वन लाइनर फैक्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? इस पूरे लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंड्रोथ, एंड्रोथ नाम से एक द्वीप है जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में इस लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है?
ये है मिनिकाय द्वीप। मिनिकाय द्वीप कहाँ पे है? इसी लक्षद्वीप के दक्षिण में, और इस आपके 8 डिग्री से थोड़े से ऊपर में ये मिनिकाय द्वीप पड़ता है। ठीक, इसके बाद में कुछ और छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है आपका 10 डिग्री चैनल के बारे में हो गया। उसके बाद में 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किन दो स्थानों को अलग करता है? जैसे कि मैं आपको ये देखिएगा कि ये 8 डिग्री चैनल कहाँ पे आएगा। एक एक ऐसी कुछ लाइन है जो कि दो क्षेत्रों को अलग करेगी। दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका लक्षद्वीप समूह वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद में एक ऐसी कुछ लाइन है जो कि वापस से दो स्थानों को अलग करती है। ठीक, उसके बाद में एक और लाइन है जो कि यहां कहीं पे आएगी। इन 3-4 नामों के बारे में आप याद रखिएगा। एक 10 डिग्री चैनल तो आपने पढ़ लिया, उत्तरी अंडमान और आप सॉरी पूरे अंडमान आइलैंड और पूरे निकोबार आइलैंड, इनको अलग करने का काम करती है कौन सी? ये 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की अगर बात करें, 8 डिग्री चैनल किन दो स्थानों को पृथक करती है? यहाँ पे ये जो एक अलग आइलैंड कंट्री आप देख रहे हो, इसका नाम है मालदीव। ये जो पूरा मालदीव है, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, ये एक पूरा देश है जो कि द्वीपों पर बसा हुआ है। इस मालदीव और लक्षद्वीप वाले जो हिस्सा है, लक्षद्वीप जो हिस्सा है, इसको अलग करने का काम करता है कौन सा? आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक, उसके बाद में 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री आपका अक्षांश रेखा, ये किन दो क्षेत्रों को अलग करने का काम करता है? मिनिकाय और आपका जो लक्षद्वीप समूह है, इन दोनों के बीच से जो रेखा गुजरती है इसको कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। ठीक, उसके बाद में 10 डिग्री चैनल, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जो लाइन है। उसके बाद में एक लाइन का मैंने जिक्र किया था, डंकन पैसेज। ठीक है, ये डंकन पैसेज किन दो जगहों को पृथक करता है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी है, जो पानी भरा हुआ है, उस लोकेशन को कहा जाता है डंकन पैसेज। ठीक, ये 4 नाम है, इसको याद रखिएगा। वैसे इन चारों नामों को मैं इसी पीडीएफ में कहीं पे ऐड कर दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक, उसके बाद में पूरे भारत की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे लिखी हुई है, कहां से कहां तक इसकी लंबाई कितनी है अप्रोक्स। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी कुल लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक, अब यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी का नाम आपने सुना है, कौन सा? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का नाम आपने सुना है? इसका नाम आपने सुना है पौंडीचेरी का? पौंडीचेरी के बारे में एक बड़ा फेमस प्रश्न पूछा जाता है कि पौंडीचेरी, ये जो यूनियन टेरिटरी है, वो कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है? एक्चुअली में ये जो पौंडीचेरी है, आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे मैप में, तो आपको 3 राज्यों में, 3 राज्यों में इसके लोकेशंस दिखेंगे। सबसे पहला, ये कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक कोस्टल एरिया है, तटीय राज्य, तटीय क्षेत्र है। एक पॉइंट है जिसको कहा जाता है यनम। यनम जो है ये पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, मेन पुडुचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये जो हिस्सा है, तटीय क्षेत्र है, ये भी, ये है मेन पुडुचेरी। ठीक है, तो पुडुचेरी के 2 हिस्से आपने देखे, एक है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद में 2 लोकेशंस तमिलनाडु में है, एक तो आपका पुडुचेरी या पौंडीचेरी, एक है कराईकल। कराईकल कहाँ पे है? ये भी पौंडीचेरी के दक्षिण की तरफ तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद में पौंडीचेरी का एक चौथा हिस्सा माहे, केरल में लोकेटेड है, केरल के पश्चिम की तरफ तटीय क्षेत्र में। ठीक है, तो पूछा जाए अगर कि
पौंडीचेरी के 4 हिस्से कौन कौन से हैं? यनम, माहे, करैकल और पौंडीचेरी। ये 4 लोकेशंस हैं। पौंडीचेरी एक ग्रुप फॉर्म करता है, यनम, माहे, करैकल और पौंडीचेरी। कौन कौन से? यनम, माहे, करैकल और पौंडीचेरी। इन चारों को मिलाकर पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बनती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये जो ग्रीन कलर का एक डॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये एक्चुअली में आपका हिमालय का हिस्सा है। हिमालय जो कि अरुणाचल प्रदेश के बाद में दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। ये म्यांमार और भारत की सीमा रेखा बनाता है। इसका एक दूसरा नाम जो कि म्यांमार में प्रचलित है, क्या नाम है इसका? यहाँ पे लिखा हुआ है अराकान योमा। ठीक, अराकान योमा। कभी पूछा जाए कि अराकान योमा किन 2 देशों की सीमा रेखा बनाता है, तो भारत और म्यांमार में। ठीक है, अराकान योमा भारत और म्यांमार की सीमा रेखा निर्धारित करता है। ठीक, उसके बाद में कुछ बेसिक प्रश्न है, आपको हो सकता है मैप में देखने से समझ में आ जाए, वैसे मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये बताइएगा कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सेकंड में, साइज के हिसाब से ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला, सेकंड, थर्ड, महाराष्ट्र या गुजरात? महाराष्ट्र। ठीक, ये जो एक लोकेशन है इस तरीके से याद रखिएगा, एक ग्रेटर देन का सिंबल जो बनाते हो मैथ्स में, उस तरीके से इसको याद रखिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, ये 3 सबसे बड़े राज्य हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। उसी तरीके से तटीय सीमा की जब बात की जाती है, तटीय सीमा के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तट रेखा वाली सबसे 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो सबसे लंबे तट रेखा वाला सबसे पहला राज्य है आपका गुजरात, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा सबसे ज्यादा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अच्छा, इस पूरे मैप में कुछ और लोकेशंस हैं जो हो सकता है आपने पढ़ा हो, और उसके बारे में मैं उसको बस मेंशन करते जा रहा हूं, आप बताइएगा कि इस लोकेशन को क्या कहा जाता है। एक तो ये है, एक इस लोकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। दूसरा है ये एक लोकेशन, इसको क्या कहा जाता है? और इस लोकेशन को क्या कहते हैं? कुछ बेसिक प्रश्न है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ये जो लोकेशन है गुजरात में, ये जो अंदर की तरफ एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही है आपको, इसको किस नाम से जानते हैं? उसके बाद में गुजरात के दक्षिण में, गुजरात और आपका जो महाराष्ट्र है, ये जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है? और उसके बाद में ये वाला जो लोकेशन है भारत और श्रीलंका के बीच, ये जो पूरा हिस्सा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसको जो भी लोकेशन याद आ रहा हो बताते जाइएगा। ये वाला कच्छ, ये वाला, हाँ सर, दादर नागर हवेली। ठीक, और ये वाला रामेश्वरम। चलिए, ठीक, इसमें से कुछ सही है, कुछ आपको इसके नाम आगे मिल जाएंगे।
ये नाम आपने सुना था पहले? ये नाम आपने पहले पढ़ा है? पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इन दोनों से बेसिक सा एक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। पाक जलडमरू या पाक स्ट्रेट किन दो लोकेशंस के बीच में है? वैसे तो ये दोनों ही आपके भारत और श्रीलंका के बीच में है। बेसिक सा डिफरेंस क्या है? एक उत्तर की तरफ है और एक दक्षिण की तरफ है। पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका को भारत और श्रीलंका को डिवाइड करने वाली वाटर बॉडी कौन सी है? पाक जलडमरू ये भी है, मन्नार की खाड़ी ये भी है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर लोकेटेड है? ये दक्षिण की तरफ लोकेटेड है। और पाक जल स्टेट पाक जलडमरू ये उत्तर की तरफ स्थित है। ठीक, ये एक बेसिक सा लोकेशन का आइडिया, इसको रफ आइडिया इसका रखिएगा दिमाग में। उसके अलावा जिन दो मेजर पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था आपको, एक ये लोकेशन आपने ठीक बताया कच्छ की खाड़ी, दूसरा भी आपने ठीक बताया लोकेशन के हिसाब से। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो वाटर बॉडी, ये जो जल अंदर की तरफ भरा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? खंबात की खाड़ी। क्यों इंपॉर्टेंट है? पेट्रोल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इन एरियाज में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी ये एक मेजर लोकेशन है। ठीक, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे अपने कुछ एरिया क्लेम करता रहता है, अलग अलग टाइम पे न्यूज में रहता है कच्छ की खाड़ी में पाकिस्तान कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे क्लेम करता है। दूसरा है ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है खंबात की खाड़ी, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें से कुछ और लोकेशन है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जैसे कि ये मुंबई हाई हो गया। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि किसी भी देश की जो सीमा रेखा है, ये तो आपका लैंड बॉर्डर हो गया जो आपके तट रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है, ये तो एक लैंड बॉर्डर हो गया। दूसरा एक और अंतरराष्ट्रीय रूप में माना जाने वाला एक बॉर्डर कौन सा है? मुख्य जो तट रेखा है वहां से लेकर के 12 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसको एक विशेष दर्जा दिया जाता है। उसके अलावा ये जो 24 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है मुख्य भूमि से 24 किलोमीटर कहाँ पे? समुद्र की तरफ, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है। और मुख्य भूमि से 200 किलोमीटर का जो एक स्ट्रेच है, इसको अलग नाम से जाना जाता है। इन तीनों की अलग अलग सिग्निफिकेंस है, अलग अलग विशेषता है। जैसे ये जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है कहाँ से? किसी भी राज्य से, जैसे कि इस राज्य जैसे कि ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के यहाँ पे ये जो कोस्टल लाइन है, यहाँ से 12 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट से, ये जो मान लो 12 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, इसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है। फिर इसी पॉइंट से लेकर के 24 किलोमीटर तक का जो लाइन है, इसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है। और तट रेखा से जो 200 किलोमीटर तक का एरिया होगा, इसकी एक अलग वैल्यू है, अलग सिग्निफिकेंस है। क्या क्या इसका नाम है यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है? 12 किलोमीटर तक का जो लाइन है, इसको कहा जाता है टेरिटोरियल जोन या टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्र। जो 24 किलोमीटर तक का जो एरिया है, किसी भी तट के किसी भी बिंदु से लेकर के समुद्र की तरफ 24 किलोमीटर का जो जोन है, इसको कहा जाता है कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन क्यों? क्योंकि ये जो जो 12 किलोमीटर के बाद अगला जो 12 किलोमीटर है, ये कंटिन्यूटी दिखाता है कि भारत जो है वहां तक अपना एरिया क्लेम कर सकता है अगर चाहे तो। जो तीसरा हिस्सा है 200 किलोमीटर तक का, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत यहाँ पे अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सकता है कहां तक? इस 200 किलोमीटर तक। ये जो 200 किलोमीटर तक का एरिया है, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद का जो भी एरिया है, इस 200 किलोमीटर के बाद का जो भी एरिया है, इसको कहा जाता है हाई सी। हाई सी, यहाँ पे कोई भी देश अपनी आवाजाही कर सकता है। ठीक है, किसी भी देश को कोई पाबंदी नहीं होती है आने जाने के लिए। अगर वो इस 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर आता है तो उसे फिर भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो इस समुद्र तट तक आना चाहता है तो उसे विशेष रूप से यहाँ पर डॉक करने के लिए, यहाँ पर स्टे करने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो इन तीनों का अलग अलग महत्व है। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, क्या क्यों ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें कई सारी चीजें और है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और
क्लासेस आप मॉर्निंग में आना पसंद करेंगे या इवनिंग में, वो भी एक बार बताइएगा।